हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट और एमपी सेट, साथ ही साथ एमपी पीएससी की अगर मैं बात करूं, जहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ साथ अलाइड सब्जेक्ट रखा गया है सोशल वर्क, इसकी भी क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। साथ ही साथ जो बच्चे ओपन से एमएसडब्ल्यू कर रखे हैं, जिन्हें सही तरीके से एमएसडब्ल्यू के बारे में पढ़ाई नहीं जिसने की है, उसकी भी क्लासेस मैं दोपहर को 1 PM कर रखा हूं। तो मैं एक बार क्लास का टाइम बता देता हूं। जो एमएसडब्ल्यू की क्लासेस है, ये क्लासेस मैं आप लोगों को जो प्रोवाइड करा रहा हूं वह 1 PM प्रोवाइड करा रहा हूं। और एक क्लास मैं आप लोगों को जो प्रोवाइड करा रहा हूँ यूजीसी नेट और एमपी सेट की बात मैं कर रहा हूँ, इसकी क्लासेस मैं आपको शाम को 8:30 प्रोवाइड करा रहा हूँ। और जो एमपी पीएससी की क्लासेस है, जहाँ पे मैंने सोशल वर्क अलाइड सब्जेक्ट के रूप में जो है यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ सोशल वर्क में, इसकी क्लासेस 6:30 रखी गई है, 6:30 रखी गई है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, मैं आप सबको केवल सोशल वर्क के बारे में ही चर्चा करता हूँ। यूजीसी नेट और एमपी सेट का सिलेबस कॉमन है, इस वजह से इसका एक ही समय रखा गया है, वो क्लास है 8:30। ध्यान रखिएगा 13 तारीख को, 13 अप्रैल, अभी परसों की बात मैं कर रहा हूँ, यूजीसी का रिज़ल्ट आया है। जिन बच्चों का यूजीसी नेट रह गया है, डिमोटिवेट ना रहें। जो जून में एग्ज़ाम होने वाला है, श्योर है कि आप लोग इसमें क्रैक करेंगे। इस बार प्रश्न का पैटर्न एप्लीकेशन बेस्ड विथ अप्लाइड के साथ साथ आप लोगों को फैक्ट से यानी पूछा जाएगा प्रश्न, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे खासकर। ठीक है, फैक्ट पर भी आधारित रहेगा और एप्लीकेशन बेस्ड पर भी आधारित रहेगा जून का जो परीक्षा होने वाली है। ठीक है, आप एमपी पीएससी तभी अप्लाई कर सकते हैं जो बच्चे यूजीसी नेट जो है क्रैक कर लिया है, वो फॉर्म भर सकता है। और जिन बच्चों ने एमपी सेट ऑलरेडी कर रखा होगा, वो भी बच्चा एमपी पीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब मान लीजिए किसी ने एमपी सेट फॉर्म को नहीं भरा है और यूजीसी नेट भी नहीं निकला है, तो मैं आपको बता दूं कि एमपी पीएससी की जो डेट है वो पहुंच गई है जुलाई का। अब आप जुलाई तक इस एमपी पीएससी का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात को ध्यान रख से सुनिएगा आप सभी लोग, जुलाई तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एमपी पीएससी वाला, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। आप देख रहे हैं कि अगर एमपी सेट आपने भरा है, बहुत अच्छी बात है, यानी एमपी सेट वाले को पूरी प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि इनका जून में एग्ज़ाम है। तो आपको मैं बता दूं जुलाई के फर्स्ट वीक तक इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। वहीं आपको मैं बता दूं कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जून में होगा। आप देख रहे हैं, हो सकता है ये भी रिज़ल्ट जल्द ही जारी कर दे, और जब जारी कर देगा तो हो सकता है इसकी डेट मतलब पड़ी रहेगी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं श्योरिटी नहीं लूँगा, निश्चितता नहीं दर्शाऊँगा कि यूजीसी नेट के आधार पर जो है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, है ना, जून में ही रिज़ल्ट आ जाएगा। नहीं, आपका कम से कम मान के लिए 15 से 20 दिन समय लेगा। ठीक है, तो हो भी सकता है कि आपका जो है यहाँ पे फॉर्म भरा भी जा सकता है, जो जून वाले बच्चे यूजीसी नेट क्रैक करेंगे। ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पढ़ना आप लोग अब से जो है शुरू कर दीजिए। आप सबको मैंने पहले भी बता रखा है कि समाजकारी में शुरुआत कर दीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, जून में आपको मैं बता दूँ, नेट जेआरएफ के लिए जो फीस मैंने रखा है जून के बच्चों के लिए, ठीक है, केवल 15 और 16 तक की रखी गई है डेट, 15-16 अप्रैल तक की है, यानी आज और कल तक की है। ये ऑफ़र मात्र 3,000 रुपये में ये प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, मेरे यहाँ से 21+ जो बच्चे हैं वो नेट क्वालिफाई किए हैं, आपको पता है भली भांति तरीके से। 2 बच्चे जो हैं जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, अब अध्ययन समाजकारी में ऐसा करो कि प्रश्न जो है चुटकियों में सॉल्व हो जाएं, और ये आप कर सकते हैं, परंतु हमें पढ़ना पड़ेगा प्रतिदिन, और वो भी एक सीक्वेंस में, एक क्रम में, क्रमबद्धता में, है ना, तभी आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पर आसानी से क्रैक हो सकता है। आगे अगर हम बात करें, तो अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए सोशल वर्क के बारे में, तो आप दिए गए जो नंबर है नीचे 8506031308 पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, या तो कॉल करके आप इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। जून में ही एग्ज़ाम है एमपी सेट का भी, इसकी भी फ़ीस रखी गई है 3000, और ये भी ऑफ़र में ही है 15-16 अप्रैल तक का। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा ये टॉपिक है, हालांकि मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ सोशल केस वर्क पर, जिसको मैं कहता हूँ व्यक्तिगत समाजकारी या वैयक्तिक समाजकारी पर। शाम की क्लास हम सब पर जो है 8:30 पर चलाई जा रही है,
और इसी के संबंध में आज मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आगामी परीक्षाओं में आप लोगों से पूछा जा सकता है। प्रश्न हमारे सामने ये है कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी आंदोलन का आधार किसके विचारों पर आधारित था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने थॉमस चॉमर्स का नाम आता है, थॉमस चाल्मर्स का नाम आता है। और अगर हम बात करें दूसरा ऑप्शन में लेन क्लार्क का नाम आता है। तीसरे ऑप्शन में बात करें तो फ्रायड का नाम आ रहा है। और चौथे ऑप्शन में अगर हम लोग बात करें तो ये सभी आ रहे हैं। तो आप बताइए जरा कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का जो आंदोलन का आधार था वो किनके विचारों पर आधारित था। तो ध्यान रखिएगा, थॉमस चामर्स के विचारों पर आधारित था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सोशल केस वर्क से पहला ही प्रश्न। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस देखें, एक यूनिट जैसे ही समाप्त होगा मैं आपको 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। दूसरा प्रश्न ये है कि न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क के निदेशक थे कौन। लेन क्लार्क हैं, पोर्टर आर ली हैं, कि ग्रीन हैं, कि स्टुअर्ट हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो मैं बता दूं, न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क के जो निदेशक थे, प्रथम निदेशक, उनका नाम था पोर्टर आर ली। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने ये। दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये है कि कुछ लेखक हैं जो व्यक्तिगत समाज कार्य की उत्पत्ति का स्थान किस देश को मानते हैं। मतलब कुछ लेखक हैं कहते हैं कि सोशल केस वर्क की उत्पत्ति इस देश से हुई है। तो क्या आप अमेरिका कहेंगे या लंदन कहेंगे या भारत या चीन कहेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ज़रा मुझे बताएं कि व्यक्तिगत समाज कार्य की उत्पत्ति किस देश से हुई है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, लंदन लगाइएगा 1869। मैंने इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया भी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए, अगला सवाल हमारा 4 से लेकर 23 प्रश्न आएंगे। मैंने कहा इस बार प्रश्न जो आएंगे वो कंसेप्चुअल पर आधारित होंगे, यानी आप ये कह लीजिए कि अवधारणा पर आधारित होगा प्रश्न। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इन प्रश्नों को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैंने 4 से लेकर 23 क्वेश्चंस जो ले रखे हैं वह अवधारणा पर ही आधारित प्रश्न है। फैक्ट को बेस बनाया जाता है और उन्हीं के आधार पर अवधारणाएं की प्रश्न बनाई जाती हैं। तो कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिएगा। 4 कूट हैं, मैं इनको दिखा देता हूं आप लोगों को। ऑप्शन पहला रहेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं बार बार ये ऑप्शन नहीं लाऊंगा, आप लोग को मैं बताऊंगा केवल ए, तो आपको तुरंत समझ जाना होगा। ए आर दोनों सही हैं यहाँ पर, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा होगा। दूसरा में आर ए तो दोनों सही रहेंगे, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करेगा, ये दूसरा ऑप्शन रहेगा। तो जब मैं ए कहूँगा तो उसमें व्याख्या हो जाएगा दोनों के साथ सही में, और जब मैं बी बोलूँगा तो दोनों तो सही रहेंगे परंतु उसकी व्याख्या नहीं होगी। जब मैं सी ऑप्शन बोलूँगा तो आप समझिएगा कि पहला वाला यहाँ पर सही हो गया है, दूसरा वाला गलत हो गया, यानी आर गलत हो गया है। जब मैं डी बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा कि अंतिम ऑप्शन बोला है मैंने, तो पहला वाला गलत हो गया है यानी, और आर वाला जो है आपका ऑप्शन सही हो गया है। चलिए एक बार प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 से लेकर 23 प्रश्न तक हैं यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। 20वीं शताब्दी के आरंभ में समाज कार्य के विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो मैं आपको बता दूं ये गलत जवाब है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि वर्तमान समय में व्यक्तिगत समाज कार्य में जो है व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन पर बल दिया गया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट सत्य है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है क्योंकि यहाँ पे ए गलत है और आर सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये 20वीं शताब्दी में समाजकारी विश्वविद्यालय की स्थापना थोड़ी ना हुई थी, उससे पहले हो चुकी है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्लार्क के द्वारा व्यक्तिगत समाज कार्य के विकास के 5 चरण बताए गए हैं, ये बात सत्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन 5 चरणों के बारे में केस वर्क में आज मैं आप लोगों से जिक्र भी कर दूंगा। वहीं अगर मैं बात करूं, क्लार्क ने यह चरण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ जो है क्लार्क का प्रथम चरण विश्व युद्ध के दौरान नहीं था। मैं आपको बता दूं ये असत्य शब्द है, ये गलत है। तो यानी पहला सही हो गया और दूसरा, पहला सही हो गया और आर जो है आपका गलत हो गया। तब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्धनता का मुख्य कारण बाहरी दशाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है,
तो यह देखिए, निर्धनता का मुख्य कारण बाहरी दशाएं, तो आंतरिक दशाएं भी तो हो सकती हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यह स्टेटमेंट गलत है। फिर अगर मैं कहूँ कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन और सेटलमेंट आंदोलन में भाग लेने वाले समाज सुधारक आर्थिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते थे, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यह स्टेटमेंट सत्य है। यानी अब आप ध्यान से समझ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का डी वाला ऑप्शन सही गया है, यानी ए गलत हो गया और आर आपका सही हो गया है। तो ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कह रहा है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में बेसेंट डी पॉल ने सहायता शब्द की शुरुआत की थी। तो यानी ये स्टेटमेंट आपका सत्य चला गया है। आज जो 1 PM आप लोगों की क्लास रखी गई है वो भी आप लोगों की व्यक्तिक समाज कार्य पर आधारित है। बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कारण के बारे में, तो आप देखिए मैरी रिचमंड ने व्यक्तिक सेवा कार्य में सोशल डायग्नोसिस को सही तरीके से परिभाषित किया है। तो यानी बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी ये भी सत्य है। देखिए लेकिन दोनों की बात अलग है, यहाँ पे सोशल डायग्नोसिस है, यहाँ पे बेसेंट डी पॉल की सहायता शब्द की बात है। तो मैं आपसे कहूँगा कि AR तो दोनों सही हैं, क्या हैं, दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 19वीं शताब्दी में ओजानम ने व्यक्तिगत सहायता की शुरुआत की थी और ये बात सत्य है। उसके बाद देखिए कारण है आर, कह रहा है कि व्यक्तिगत सेवा कार्य शब्द पहली बार प्रयोग नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क की रिपोर्ट में किया गया था। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि 8वें का ऑप्शन आपका दोनों सही जाएगा, लेकिन व्याख्या नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1901 में मैरी रिचमंड ने परिवार को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय शक्तियों के पड़ने वाले प्रभाव का एक चार्ट बनाया था। बिल्कुल ये बात सत्य है ना। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट पहला वाला सही हो जाएगा। लेकिन जो अगर हम लोग कारण की बात करें तो इस चार्ट के माध्यम से शारीरिक क्षमता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन किया गया है, जो कि ये गलत जवाब है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन नंबर सी का जवाब दीजिएगा, क्योंकि ए सही हुआ है और आर जो है यहाँ पे गलत हुआ है, यानी असत्य हुआ है। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 10 आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। पहला कथन कह रहा है कि मैरी रिचमंड के द्वारा 1917 में सोशल डायग्नोसिस नामक पुस्तक लिखी गई थी, यानी ये बात सही है। कारण कहता है कि इस पुस्तक में इन्होंने पहली बार व्यक्तिगत समाज कार्य के सिद्धांत और प्रणालियों का प्रतिपादन किया था। इस किताब में 10वीं का देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि आप लोगों को यहाँ पे समाज कार्य के सिद्धांत के बारे में जिक्र हुआ है, प्रणालियों के बारे में जिक्र हुआ, क्योंकि इन्हीं के तो माध्यम से हम डायग्नोसिस की बात करते हैं। ये पहला ऑप्शन सही जाएगा व्याख्या के साथ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही हैं, इसका सही व्याख्या हो रही ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं आप लोगों से 11 के बारे में, कथन कहता है कि 1918 में स्मिथ कॉलेज में साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स को प्रशिक्षित किया गया था। बिल्कुल ये बात सत्य रहेगा। ठीक है, और कारण कहता है कि यह प्रशिक्षण फ्रायड के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है, देखिए फ्रायड के द्वारा नहीं दिया गया था, ये गलत जवाब हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करें, ए सही है, आर जो है असत्य है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे कथन पे, फिर समाज कार्यकर्ता के द्वारा एक नई विचारधारा मनोविश्लेषण का प्रयोग व्यक्तिगत समाज कार्य में किया जाने लगा। ठीक है, किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ गया है और ये बात सत्य है। फिर कहता है कि आर कि इस सिद्धांत में सामाजिक पर्यावरण के आशोधन के द्वारा व्यवहार पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उसको स्वीकार किया गया था, उसको स्वीकार किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि अगेन आपका आर गलत हो गया है। फिर आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, ए सत्य माना जाएगा और आर जो है असत्य माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, संवेगात्मक समस्याओं के समाधान में कार्यकर्ता सेवार्थी के व्यावसायिक संबंधों का योगदान महत्व रखता है। 13 नंबर का सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो यह स्टेटमेंट सही है। कारण कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना आंतरिक बाह्य जीवन होता है और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया संबंध भी रखते हैं, ये भी सत्य है। देखिए व्याख्या यहाँ पे नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 13 में, ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा, दोनों सही रहेगा, ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं, परंतु व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति की संवेगात्मक समस्याओं के उपचार के लिए उस व्यक्ति की सहमति आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये बात गलत है। क्यों नहीं होती, आवश्यकता होती है।
ठीक है, सहमति की। आगे अगर हम बात करते हैं, सभी मानव व्यवहार आध्यात्मिक ना होकर संवेगात्मक दृष्टि से प्रेरित होते हैं, जो संवेगात्मक दृष्टि का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 14 है। मैं आपसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट सत्य है। तो आप अगेन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 14 की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो क्योंकि पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने आ गया है कि समाज कार्य सहायता का कार्य है। समाज कार्य एक प्रकार का सहायता का कार्य है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, जिसका उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति की समस्या का समाधान करना। सही है स्टेटमेंट। फिर कहता है कि यह जो ऊपर का स्टेटमेंट लिखा गया है, यह परिभाषा है स्टुप का। तो मैं आपसे कहूँगा कि बिल्कुल सही बात है। ये परिभाषा स्टुप के द्वारा दी गई थी कि जिसका उद्देश्य है व्यक्ति की समस्या का समाधान करना, क्योंकि ये एक सहायता वाला कार्य है। ये स्टुप के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो करेक्ट जाएगा वो ए वाला करेक्ट जाएगा, इसकी सही व्याख्या हो रही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। पार्लियामेंट के अनुसार सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। जिसका प्रयोग व्यक्ति करता है, बिल्कुल सही बात है। समस्या भी होती है, उन समस्या के समाधान के लिए मानव कल्याण संस्थान यानी आपको प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी 4 P's इनकी परिभाषा में आ गया है। तो यानी 16 वाले का अगर हम जिक्र करते हैं तो जो ए दिया गया है ये स्टेटमेंट आपका सही जा रहा है। बात फिर कर लेते हैं कारण के बारे में कि पार्लियामेंट ने सामाजिक व्यक्ति सेवा कार्य की जो है 4 अंग का उल्लेख किया है। 4 P's के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पर्सन हो गया, प्रॉब्लम हो गया, प्लेस हो गया और उसके बाद प्रोसेस हो गया। बिल्कुल ये 4 अंग के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो 16 वाला है उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा। तो देखिए ये अंग है और ये परिभाषा है, इसलिए व्याख्या नहीं है, तब जाके मैंने बी लगाया है। ठीक है, अगर समस्या का समाधान उपागम बताता तो फिर मैं यहाँ पर व्याख्या करता। ठीक है, तो वो ऊपर अलग है, ये ऊपर अलग है। 17 की बात करते हैं। पोर्टर आर्ली आपको अभी बताया है, न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क के बारे में, जिसको प्रथम निर्देशक रहे हैं इन्होंने, पोर्टर आर्ली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अनुसार व्यक्तिगत समाज कार्य के मानवीय मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की एक कला होती है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा बिल्कुल सही बात है। फिर कहता है मानवीय मनोवृत्ति के द्वारा व्यक्तिगत संबंधों में समायोजन लाने का प्रयास किया जाता है। नहीं भाई, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये गलत जवाब है आपका। ठीक है, तो अगर मैं 17 का सही जवाब बताऊंगा तो ऑप्शन नंबर सी सही बताऊंगा। सी ऑप्शन आपको क्या बताता है, ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मनोसामाजिक उपागम मैरी रिचमंड के प्रयासों से विकसित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ तो बिल्कुल करेक्ट बात होगी। बात करता हूँ मैरी रिचमंड कारण पर लेकर कि अहम मनोविज्ञान और तथा सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 18 में बिल्कुल ये बात सत्य है, लेकिन अहम मनोविज्ञान के केवल स्टेटमेंट अकेले में बात होती तो अन्ना फ्रायड का नाम आता है, जो सिगमंड फ्रायड की बेटी हैं। परंतु अहम मनोविज्ञान और सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य में घनिष्ठ संबंध बताया है मैरी रिचमंड ने, इसलिए आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो 18 का जो जाएगा वो दोनों ऑप्शन करेक्ट जाएंगे, परंतु व्याख्या नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है सैमुअल कैनिंग की दशा तथा परिस्थिति को समाज के लिए हानिकारक मानते हैं। ठीक है, 19 है हमारे सामने, बिल्कुल ये सत्य बात है स्टेटमेंट। फिर कहता है कारण को लेकर इन्होंने इस व्यक्तिक सेवा कार्य का एक महत्वपूर्ण बताया है, जो कि ये गलत है, ये महत्वपूर्ण नहीं बताया है। कैनिंग जो है, यदि सैमुअल कैनिंग की दशा में परिस्थिति को समाज के लिए हानिकारक बताया है, ये सत्य बात है, लेकिन ये कहिए कि व्यक्तिक सेवा कार्य के लिए महत्वपूर्ण बताया तो ये गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो जाएगा आपका सी वाला करेक्ट जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। संप्रेषण एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये बात आप भलीभांति तरीके से जानते हैं। जब कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर पूछताछ करता है तो यह द्विमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। नहीं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगेन आपका सी चला जाएगा कि आर ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे अब हम लोग। प्रत्युत्तर मौखिक और लिखित होते हैं, बिल्कुल ये बात आपका सही माना जाएगा। फिर कहता है कि इसका संबंध मनोवृत्ति और भावनाओं से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 21 चल रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि व्याख्या है कि नहीं है, तो व्याख्या नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। आगे बात करेंगे 22 के बारे में कि बर्जाइना रॉबिसन ने व्यक्तिकरण के सिद्धांत को केस सेवा कार्य के लिए महत्वपूर्ण बताया है। देखिए 22 में अगर बात करें तो बर्जाइना रॉबिसन का नाम आता है, और यह स्टेटमेंट अगर हम जिक्र करते हैं कि व्यक्तिक सेवा कार्य के लिए ही महत्वपूर्ण है व्यक्तिकरण का सिद्धांत, तो यह परिभाषा जो है बर्जाइना रॉबिसन की नहीं थी, बल्कि मैरी रिचमंड की थी, मैरी रिचमंड की थी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फ्रायड के द्वारा इस सिद्धांत पर जोर दिया जाता है।
देखिए अब ध्यान रखिए आप सभी लोग, तो ये जो सिद्धांत पर जोर दिया जाता है फ्रायड के द्वारा, तो ये आपका फ्रायड का नाम ही, परंतु व्यक्तिकरण का सिद्धांत पर सिगमंड फ्रायड का जोर कब दिया जाता है, जब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर बात होती है। तो जब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर बात होती है तो व्यक्तिकरण की भी प्रक्रिया शामिल होती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आपका ए गलत हो गया और आपका सही हो गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे कि मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती संवेगों की भलीभांति व्यवस्थित रखना होता है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 23 में अगर हम बात करें, बिल्कुल सत्य बात है ये। फिर कहता है कठिनाइयों और परेशानियों के समय संवेग व्यक्ति पर आधिपत्य जमा लेते हैं और जिसके कारण व्यक्ति नियंत्रण खो देता है, व्यक्ति नियंत्रण खो देता है। बिल्कुल सही बात है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये सही तरीके से व्याख्या हो रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट चला जाएगा। किस हॉस्पिटल में सर्वप्रथम चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई थी, जे हॉस्पिटल बॉम्बे में, फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे है, फिर उसके बाद इनमें से कोई नहीं, और बी वाला ऑप्शन ए और बी दोनों है। मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा, जो कि जे हॉस्पिटल भी है। बी नहीं होना चाहिए यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक है। ए और सी इज़ द राइट आंसर करेक्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ए एंड सी दोनों करेक्ट रहेगा। किस के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के 3 अंग बताए गए हैं, इदम, अहम, परा अहम, फ्रायड, ग्रीन, क्लार्क, पर्लमैन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा, पर्लमैन, सॉरी सिगमंड फ्रायड। पर्लमैन पर्लमैन का नाम आता है 4 पीस में। बड़ा ही ध्यान से पूरा पढ़िएगा आप सभी लोग, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। व्यक्तिक सेवाकारी व्यक्ति को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेता है, यह बिना पूर्वाग्रह के स्वीकृति देता है, निम्न या जो है मित्रवत नहीं बल्कि व्यावसायिक उद्देश्य के कारण ऐसा करता है। तो यह सहानुभूति, स्वीकृति, प्रेम आदि को प्रदर्शित करने लगता है। यह कथन किस विद्वान का आता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, बर्था रेनॉल्ड का नाम आता है। ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो केवल बी जाएगा, ध्यान रखेंगे। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, सम्मिलित करने वाला सवाल है व्हाट इज सोशल केश वर्क के बारे में जिक्र किया गया है। व्हाट इज सोशल केश वर्क के बारे में मैरी रिचमंड का नाम आता है। द फैमिली की बात करता है तो जस्टिस ड्राफ्ट का नाम आता है। वे दशाएं जो नैतिक आधार पर अनुचित होता है तो ये ग्रीन का माना जाता है। और विचलित व्यवहार को समाज द्वारा अमान्य होता है, ये आपका करेक्ट होता है। तो पहले का ऑप्शन 1 गया है, जो बी ऑप्शन है उसका 2 गया है, सी ऑप्शन का 4 गया है, डी ऑप्शन का 3 गया है। इस तरीके का ऑप्शन जहाँ पे मिलेंगे वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये ए बी सी डी है, ठीक है। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर आप देखेंगे डी में दिया गया है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रश्न थे आप लोगों को जो करवाया गया है आज यूजीसी नेट के अंतर्गत और एमपी सेट के अंतर्गत। ये प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यदि आप सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया गया है 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 15 और 16 अप्रैल तक की जो ये फ़ीस रखी गई है 3000 रखी गई है, उसके बाद आपकी 5000 फ़ीस रहेगी, जो 2 किस्तों में आप लोगों को पेमेंट करनी पड़ेगी 2500 रुपये करके, ठीक है। आपको बता दूं कि आप सभी लोग आज अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें और इसको नोट्स बनाओ शॉर्ट में, और मैं आप लोगों को जो पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ उस पीडीएफ को आप लोग ध्यान दो, उस पर देखो। और जो वीडियोज़ रिकॉर्डेड हैं उसको अगर वहाँ वीडियोज़ को भी अगर आप अब्सेंट हो जा रहे हैं तो आप वीडियोज़ को भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। व्यक्तिगत समाज कार्य के संबंध में ये कुछ प्रश्न थे जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से करवाए हैं। मैं ये जो यूनिट आपका 3rd समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद मैं आप सब के लिए लगभग 100 यानी 100+ क्वेश्चंस लेके आऊँगा केस वर्क में। जब आप सभी लोग हर एक यूनिट के पीछे 100 प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद आप PYQ करेंगे, तो आप हर PYQ में हर क्वेश्चन पेपर में आपकी जब व्याख्या सुनेंगे तब जाके आप UGC नेट JRF क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप सभी लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए पढ़ने ही पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिएगा तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।